तो चलिए भैया, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित। तो आज एक बड़ी खबर मैं बता दूं आप सभी को कि आज ही के पेपर मैंने जो सुबह बताया था कि जल्द ही आपके आवेदन टेट के शुरू होने वाले हैं। बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको लास्ट मार्च तक आवेदन शुरू हो जाएंगे। परीक्षा की जो तिथि है 2 और 3 और 4 जुलाई, उसी तिथि पर आपकी परीक्षा होनी है। तो आपको फाइनली अब लग जाना है। अभी तक अगर आप सोए हैं, नहीं सीरियस है, तो टेट का महत्व तो आप बाद में समझेंगे जब आप टेट की वजह से बाहर हो जाएंगे। तो मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि साथियों, इस बार टेट को निकाल लीजिए और हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रयासरत है इसीलिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ये पूरा नया बैच है, हमारी पूरी टीम है। चलिए, तो हिंदी क्लासेस सुबह 9 बजे चलती हैं। तो अब पहला प्रश्न हम यहाँ देखेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि मिट्टी का माधो होने का अर्थ है, यहाँ मुहावरा है। ठीक है, समझदार होना, मिट्टी की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, बहुत ही मूर्ख। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए, क्लियर हो गया? जल्दी से जवाब दें। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही मूर्ख होना है। यानी मिट्टी का माधव होने का अर्थ होता है बहुत ही मूर्ख होना। तो लोकोक्ति और मुहावरा से भी एक आध प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, विशेष ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है, पढ़ते रहिए, बस एक सेकेंड। चलिए, हाँ, पहला प्रश्न है, तद्धित का संधि विच्छेद क्या है? तत् प्लस धित, तद प्लस धित, तत् प्लस हित और तद प्लस हित। ये आपका संधि से है। तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी का। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। ठीक, तो भैया सिंपल सी बात है, तत् प्लस क्या हो जाएगा, तत् प्लस हित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्धित हो जाएगा। ठीक है, जैसे उत प्लस हित उद्धित हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही ये संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि के अंतर्गत यह आपकी आती है। चूंकि नियम यहाँ बताऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो जो नियम आपको है वह थ्योरी क्लास में आपको बताई जाएगी। ठीक है, ये प्रैक्टिस चलाई जा रही है। सर जी, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, टेट की कहाँ? अरे भाई सचिन, तुम बहुत सोचते हो। तुम जाओ, पहले एक एटाझोलम आता है दवाई, वो ना, वो घबराहट की, ज्यादा सोचने वालों के लिए बहुत परफेक्ट होती है, उसको खाओ तुम। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी नई उम्र है, स्टूडेंट हो, इसमें तो लोग चांद तक पहुंच जा रहे हैं। कल लोक सेवा आयोग गया था, वहां पे देखा कितने लड़कियां जो है यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं और चेहरे पे उनकी खामोशी, प्रसन्नता की कल को एसडीएम बन जाएंगे। तो आप लोग एक टेट को लेकर के घबरा गए हो। छोटी सी चीज है टेट, कोई बड़ी चीज है नहीं भाई। इसका ऐसा नहीं कि चलो टेट की मेरिट बनेगी तो बच्चे क्वालिफाई होंगे। अरे टेट में एक नंबर दिया गया है, 90 नंबर, 82 नंबर, उस नंबर को क्वालिफाई करना है। ठीक है, पढ़िए, पढ़ाई करिए। भगवत गीता में पढ़ा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी कर्म करिए। आप लोग फल की इच्छा में पड़े हैं, कर्म कर नहीं रहे हैं। चलिए, उद्विग्न, तो ये भी संधि का विच्छेद का प्रश्न है, संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उद प्लस दिग्न, उत प्लस दिग्न, उत प्लस विघ्न और उत प्लस विघ्न, यहाँ पे विघ्न है। कुल मिलाकर के 4 में कोई एक सही है। जल्दी से बताना है कौन सा विकल्प सही है। क्या हो जाएगा? उत प्लस विघ्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्विग्न हो जाएगा। तो ये जानती है क्या होता है? ये क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा आ जाए। ठीक है, यर लव आ जाए, स्वर आ जाए, तो क का ग हो जाएगा, क का ग, च का ज, आपका ट का ड, त का त थ द, प का प फ ब हो जाएगा। ये तीसरा वर्ण हो जाता है जो यहाँ पर आपका हुआ है। जैसे त का क्या हो गया है? त का द हो गया है, त का द हो गया है।
जैसे हम बात करेंगे वाग प्लस जाल, वाग प्लस जाल, तीसरा अक्षर यहाँ का आ गया, का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। वाग प्लस जाल हम क्या लगाएंगे, वाग जाल। ठीक है, याद कर लीजिए इसे। ऋग प्लस वेद, ऋग प्लस वेद, यानी यहाँ पे यह लव आ गया, यहाँ पे का क्या हो जाएगा, तीसरा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। यह जो है व्यंजन संधि का एक नियम है, उसी नियम के तहत यह चीजें होती है। ठीक है, हाँ उसी नियम का, हाँ भैया देखो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, तो आप मजबूत रहिए, अपना पढ़ाई करिए, कौन क्या पढ़ रहा है उससे कोई फर्क पड़ने वाला आपको नहीं है, आप अपना 100% दीजिए, आप निकल जाएंगे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक उत्प्रेक्षा रूपक और उपमा। यानी आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है हर एक टॉपिक से पूछा जा रहा है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, हर एक टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक, जल्दी बताइए। बहुत सिंपल सा है कि पहले जिसमें उपमा का, उपमेय में उपमा का भेद आरोप, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, भेद रहित आरोप। ठीक है, यानी बीती विभावरी, विभावरी मतलब रात होता है, विभावरी क्या तत्सम शब्द है। देखिए यहाँ पे मैंने कई सारी बात आपको बता दी है, बीती विभावरी जागरी। ठीक है, यहाँ पर जागना जो है, जो जागना होता है रात में क्या होता है, जगना होता है। यहाँ पे रात पे सोने का आरोप लग रहा है, यानी यहाँ पे सीधे सीधे आरोप लग रहा है, इस वजह से जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार आपका हो जाएगा। ये कई बार पूछा गया है रूपक अलंकार का, ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है रूपक अलंकार का, तो जब भी अगर आए तो इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, कई बार पूछा गया है, रूपक अलंकार के बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए, हाँ जैसे एक उदाहरण है, बहुत बार पूछा गया है, चरण कमल बंदव हरिराई। ठीक है, चरण कमल बंदव हरिराई, इसकी जो पहचान होती है योजक चिन्ह से होती है। अगर कहीं आपका रूपक दिया है, ज्यादातर योजक चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, ज्यादातर, सब में तो नहीं कह सकता। ठीक है, क्लियर हो गया, 4 का C, बहुत अच्छा। ठीक, चलिए, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उधव नित बसति बहार बरसा की है। अब ये बताइए, ये बता लेंगे समझिए, बहुत अच्छा बताएंगे। ठीक है, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उधव नित बसति बहार बरसा की है, यहाँ पे बताना है आपको अलंकार। अगर ये बता लिया तो समझ लीजिए कि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। अब देखो यहाँ पर एक शब्द है घनश्याम, एक शब्द क्या है, घनश्याम। ठीक है, एक शब्द क्या है, घनश्याम। यहाँ समझिएगा श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब होता है चिपकना, क्या होता है, चिपकना। यानी जहां एक शब्द के कई अर्थ हो, यानी एक शब्द के कई अर्थ हो, कई अर्थ हो, वहां क्या हो जाएगा, श्लेष हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, घन श्याम है, तो घन श्याम है, तो यहाँ पे घनश्याम के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक घनश्याम धाम धाम, यानी एक घनश्याम श्री कृष्ण की बात हो रही है, एक घनश्याम का मतलब क्या होता है, कृष्ण के विषय में कहा जा रहा है। ठीक, और एक घनश्याम का मतलब होता है कि जो बादल, बादल यानी बादल, घन मतलब काला, श्याम बादल, तो बादल के विषय में, यानी यहाँ घनश्याम के दो अर्थ निकल रहे हैं। जब किसी एक ही शब्द के दो या उससे अधिक अर्थ निकलेंगे, तब वहां क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर, यहाँ सुबरन के कई सारे अर्थ हैं। और रही मैंने पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, यानी पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उधव नित बरस बरसती बहार वर्षा की है, इसमें भी। तो यहाँ पर श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना, यानी जहाँ एक शब्द के कई अर्थ हो। ठीक, आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है।
कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम एक वचन और बहुवचन के लिए ही बने होते हैं। जैसे कुछ एक का बहुवचन बना दोगे, जैसे यहाँ पे मुनि मुनि, ठीक है, मुनि, बालिका, लड़का, बेटा। कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों से में प्रयोग हो जाता है? अब देखिए, बालिका का हम बालिकाएं कर देंगे, जब बालिकाएं करेंगे तो बहुवचन बन जाएगा बालिकाएं। लड़का का हम लड़के कर देंगे, बेटे कर देंगे बहुवचन में। लेकिन जो मुनि है ना, मुनि, ये एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे समझिए कैसे, मुनि बालक को अच्छी सीख देता है, यानी यहाँ पर क्या है, एक वचन है, एक वचन है, ठीक है, मुनि शब्द, ठीक है। अब देखिए, मुनि आ रहे हैं, मुनि आ रहे हैं, मुनि आ रहे हैं, यानी मुनि क्या हो गया यहाँ पर, बहुवचन में प्रयोग हो गया, यानी एक ऐसा शब्द जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग हो रहा है, तो वह क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा मुनि, ठीक है। तो कोई दिक्कत, आप लोग क्लियर हो जाओगे। तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? करहाट, कलहा, अष्ट आठ, कच्छ, कुछ, कोख, कपित्थ, कैथा। सात नंबर का, तो सी, कुछ जो है, कुछ। अब यहाँ पे अष्ट होना, अष्ट नहीं, अष्ट होना चाहिए, अष्ट, अष्ट माने आठ। कपित में कैथ होता है, कैथान एक कैथ होता है, कपित का कैथ होता है, ठीक है। इस चीज का याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने ये भी आपको लिख दिया है। कड़ा का कटा होता है, कड़ा का कटाह होता है, कटाह ये नहीं होता, ये गलत है, ठीक है, कड़ा का कटाह होता है, ठीक। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो कुछ का कोख एकदम सही है, बाकी गलत है, तो मैंने उनको भी सही करके बता दिया, ताकि आपको अगर इनमें से तीन में से कोई आएगा तो ये भी आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको न होने पाए। समझ में आ रहा है? अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से किससे उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है, यानी यहाँ पे कौन सा ऐसा है जिसमें उपसर्ग गलत लगा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, उपसर्ग जो होते हैं, उपसर्ग, उपसर्ग जो होते हैं शब्दांश के अंत में लगते हैं, शब्दांश के अंत में लगते हैं, शब्दांश के अंत में लगते हैं। उपसर्ग जो है 22 होते हैं, ठीक है, उपसर्ग 22 होते हैं, हिंदी में 10 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर निम प्लस अजित निमज्जित, नी प्लस खरा निखरा, अध प्लस सेरा अधसेरा, उत प्लस गिर उदग्रीव। अब देखिए, नी प्लस खरा बिल्कुल सही है, ठीक है, अध प्लस सेरा अधसेरा बिल्कुल सही है, उद प्लस ग्रीव उदग्रीव, लेकिन निम प्लस अजित, निम, हाँ, निमज्जित, ये गलत हो गया है, ठीक है, सिक्स का ए, बहुत अच्छा। और गलत क्यों हुआ है, यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि निम प्लस, यहाँ बनेगा नी प्लस मस्जिद, नी प्लस मस्जिद बनेगा, ये नी नहीं, ये म नहीं होगा, नी प्लस मस्जिद, नी मस्जिद क्या बनेगा, नी मस्जिद, नी मस्जिद, ये आपका शुद्ध बनेगा, नी प्लस मस्जिद, नी मस्जिद। यहाँ नीम प्लस अजित दे दिया, इसलिए यहाँ गलत हो गया, ठीक। किस शब्द में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है, दौड़ धूप मधुमक्खी पीताम्बर त्रिभुवन।
तो क्या हो जाएगा, मधु की मक्खी, मधु की मक्खी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछ लेगा कौन सा तत्पुरुष, तो का की क्या आ गया, तो संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष पहचान क्या है, का की के रा री रे, यानी इसकी पहचान है का की के रा री रे। ठीक है, यहाँ पे की आ गया। ठीक है, दौड़ या धूप, दौड़ या धूप। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, दौड़ धूप यानी दौड़ या धूप। अब आते हैं पीताम्बर, पीला है बस जिसका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुब्रीही हो जाएगा। हाँ, तीनों भवनों का समूह, तीनों भवनों के मालिक समूह, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका द्विगु हो जाएगा, संख्यावाचक है, द्विगु हो जाएगा। यानी यहाँ पर मैंने चारों विकल्प बता दिए कि त्रिभुवन में द्विगु, पीताम्बर में बहुब्रीही, मधुमक्खी इसका आंसर, दौड़ धूप में दौड़ या धूप द्वंद्व हो जाएगा। यहाँ सारी बातें आपको मेरे द्वारा बता दी गई है ताकि आपको चारों विकल्प आता रहे। अगला जो है कि सिर पर सवार रहना, मुहावरे का अर्थ क्या है, पीछे पड़ना, बाधक होना, भाग जाना, मरने मारने पर उतारू होना। देखिए, भाग जाना क्या बनेगा, 9 2 11 होना, 9 2 11 होना। ठीक है, सिर पर खून सवार होना, मैंने इसका लिख दिया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, पीछे पड़ना। ठीक है, सिर पर सवार होना मतलब आप कहते ना कि मेरे सिर पर सवार होगा, यानी दिन रात मेरे पीछे वह पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया। चलिए, रास्ते का कांटा होना, रास्ते का कांटा होना, यानी आपका ए आपका विकल्प सही है, 3 विकल्प जो है सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह सर्वनाम क्या है, वह क्या है। ठीक है, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। देखो, सर्वनाम, सभी सर्वनाम का मतलब क्या, सभी के नाम। सर्वनाम के जो भेद होते हैं वह 6 होते हैं, सर्वनाम की संख्या 11 होती है। ये बच्चा अक्सर गलत करता है, सर्वनाम की जब संख्या पूछेगा तो 11 बतानी है। ठीक है, चलो यहाँ पर वह, यानी वह बहुत अच्छा लड़का क्या है, निश्चय है। यहाँ पे क्या है, निश्चयवाचक संख्या, यह वह ये वे, यानी यहाँ पे क्या है, कौन लड़का अच्छा है, वह लड़का बहुत अच्छा है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर निश्चयवाचक आपका हो जाए, निश्चयवाचक। अरे भाई, हाँ क्लास ले रहे हैं, क्या हुआ। हाँ हाँ हाँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, कहाँ से ले लूंगा लोड, अभी 10-15 मिनट, 20 मिनट और है, 15-20 मिनट। हाँ ले ले, 50 रुपये एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है। मोनू का तो ले ले, 50 रुपये यहीं पहुंचा दे। हाँ, दे दे, 50 रुपये दे दू। चलो ठीक है। चलो, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है, बताना आपको। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा कौन सा है, पूरा है, पूरा यानी जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, ठीक है, तो वहां क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर मनोहर जीवन, देखो कहीं पे संख्या नहीं दिया गया है, ठीक है, तो आप संख्या जगह परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, अनिश्चय परिमाणवाचक हो जाएगा। थोड़ा सा डीपली और पूछता है तो अनिश्चय परिमाणवाचक आपका हो जाएगा। अगला है, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य का मतलब क्या होता है, जीभ का मुड़ जाना। ठीक है, कंठोष्ठ मतलब कंठ से, कंठ और होश के सहारे से जो बोला जाए उसे कंठोष्ठ बोलेंगे। ठीक है, दंतोष्ठ। देखो मूर्धन्य में क्या आ जाएगा, पहले समझिए, ऋतु
रस नाम मूर्धा, यानी यहाँ पे री हो गया, टू से आपका ट वर्ग यानी ट ठ ड अड़ा हो गया, र और श यह किस में जाएगा, यह मूर्धन में जाएगा। तब क्या जाएगा, तुलसा नाम दंत, ये छत्रिक है, याद कर लोगे सब याद रहेगा। तुलसा नाम दंत, तू से क्या हो जाएगा आपका त वर्ग यानी त थ द ध न, ल और श का नाम क्या कहलाएगा, दंत यानी दांत के सहारे से बोले जाएंगे। ठीक है, कंठोष्ठ में कंठ और ओष्ठ, तो ओ और ओ आएगा, ओ और औ आएगा। ठीक है, और जो है दंतोष्ठ दांत और ओष्ठ से, ठीक है, तो वह आपका वह आएगा। यहाँ पे दांत और जीभ पूछ रहा है, दांत और ओष्ठ है, मुझे दांत और जीभ के सहारे से कौन सा बोला जाता है, यह पूछ रहा है, इसका जवाब को देना है। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो सीधी सी बात है कि भैया एक ही है दांत। एक बता दूं, एक भी स्वर, ये मैं बार बार दोहरा चुका हूं कि एक भी स्वर दांत के सहारे से नहीं बोले जाते हैं। कई बार परीक्षा में पूछ चुका है, तो आप लोग दिमाग में बैठा लिए इस चीज को कि नहीं बोला जाता है। ठीक, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। च तालव्य महाप्राण, ख महाप्राण कंठ, त अल्प प्राण दंत्य, म ओष्ठ और सघोष। ठीक है, अब देखिए, तो ये ओष्ठ में आता है और सघोष में तीसरा चौथा पांचवा आता है, यानी त थ प फ ब भ म, यानी ये सही है, ये भी सही है। अब त पे आते हैं, त अल्प प्राण में पहला अक्षर आता है, यानी त पहला अक्षर है। ठीक है, दंत भी है, यानी ये भी सही है। ख जो है महाप्राण, महाप्राण मतलब दूसरा चौथा वर्ण आता है, तो ख दूसरा वर्ण है। कंठ में भी आता है, ये भी सही है। लेकिन जो त है ना, त च, यही गलत आपका है। ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि जो च है वह तालव्य तो होता है, लेकिन महाप्राण नहीं होता। च क्या है आपका, अल्प प्राण है। चलो क्या है, पहला तीसरा पांचवा, तो अल्प प्राण है। यहीं से गलती है आपकी हो गई है। ठीक, अगला प्रश्न है, बाण का पर्यायवाची नहीं है। सिलीमुख, विशिख, आसग और सारंग बाण का पर्यायवाची नहीं है, आपको इसका जवाब देना है। सारंग, तो आसुग, विशिग, सिलीमुख तीनों है। अब सारंग इतना महत्वपूर्ण है कि यह हाथी का भी पर्यायवाची है, सूर्य का भी पर्यायवाची है, हिरण का भी पर्यायवाची है, चंद्रमा का भी पर्यायवाची है, यानी कॉमन ये है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सारंग सारंग, ठीक है, इस चीज को याद कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, हंस का पर्यायवाची है, कोयला का पर्यायवाची है, कोयल, कोयला में रख दिया। ठीक है, यानी सारंग जो है हाथी का भी, सूर्य का भी, हिरण का भी, चंद्रमा का भी, हंस का भी, कोयल का भी। सारंग का मतलब सुंदर भी होता है, सुंदर का मतलब सुंदर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीजें, देखिए सारंग एक शब्द है जिसके कई सारे अर्थ पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट भी करते रहिए और स्क्रीनशॉट भी आप लोग इसका ले लीजिए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है। अब ये हम देखो, शिक्षण से भी आपको एक दो प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, शिक्षण से भी प्रश्न है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हो जाएगा, निदानात्मक। यहाँ पर कारण हटा करके, कारण हटाकर समस्या का निदान, समस्या का निदान किया जाता है, समस्या का निदान किया जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आप परेशानी में हैं, आप कोई परेशानी में है,
तो ये थोड़ी पूछूंगा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका तुमने ऐसे क्यों कर दिया, तुम्हें समझना चाहिए था। नहीं भाई, ये सब बात का है, पहले उसका समाधान करिए। यानी कारण हटाकर समस्या का निदान करना क्या कराएगा, उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। जैसे मान लो आपको एक्सीडेंट हो गया, तो डॉक्टर थोड़ी पूछे कैसे लगा, क्यों लगा, कितने स्पीड में बाइक चला रहे थे, ये नहीं, पहले वह ट्रीटमेंट करेगा आपका। ठीक, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह यानी जिसका योग न स्वर से हो न व्यंजन से हो। अयोगवाह मतलब जिसका न स्वर से हो न व्यंजन से हो, अल्प प्राण को, विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को। तो अयोगवाह विसर्ग को, विसर्जनिया नाम कंठ यानी विसर्ग को अयोगवाह, अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को। ठीक है, अयोगवाह। यहाँ पे क्या आएगा, अन और अह आएगा, अन और अह आएगा। ये अ क्या है, अनुस्वार है। ठीक है, ये क्या है, विसर्ग है। यानी यहाँ पर दोनों चीजें, एक ही चीज पूछा है, हालांकि यहाँ पर दोनों आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब थोड़ा सा रचना आ जाइए, रचना अभी तक रचना नहीं आया था। सुमेलित करिए। अगर सुमेलित में सबसे फायदा ये होता है, अगर आपको एक दो भी आ रहा है तो आप मैच खा जाते हो, आप क्या कहते हो, मैच कर ले जाते हो। ठीक, यानी यहाँ सत्यार्थ प्रकाश, नभादास, रामचरितमानस, सूरदास, सूरसागर, दयानंद सरस्वती, भक्तमाल, तुलसीदास। अब कुछ नहीं करना है आपको। एक आप अगर आपने सी लगा दिया, यानी दूसरा का डी लगा दिया, दूसरे का डी इसमें भी है, दूसरे का आप आपका एक ही मिल गया, इसमें डी आया है, चलिए ठीक है। सूरसागर का आपने सूरदास लगा दिया, दत्त माल का नामादास लगा दिया, सत्यार्थ प्रकाश का दयानंद सरस्वती लगा दिया। यानी इसमें ऐसा दिया हो कि आपको आ ही जाएगा, आपको वह आ ही जाएगा। ठीक, तो चलिए अब देखिए क्या हो गया। अब देखिए पहले का डी, तो पहले का डी किसमें है, पहले का इसमें है। ठीक है, फिर देखेंगे दूसरे का क्या बोलते हैं, पहले का डी हो गया, दूसरे का जो है आपका, दूसरे का पहले का सी हो गया, सॉरी, पहले का सी हो गया, तो पहले का सी ये हो गया है, दूसरे का डी हो गया, दूसरे का डी ये हो गया है, तीसरे का बी ए, यानी आपका सी विकल्प ऑलरेडी सही है, क्योंकि एक ही देखेंगे उसमें आपका हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर भी ये मिलान वाला है। अब इसमें इसमें भाववाच्य का उदाहरण बताना है, भाववाच्य का। तो भाववाच्य जो है वह क्या होता है, जिसमें द्वारा और नहीं आपको दोनों देखने को मिलेगा। ठीक है, द्वारा नहीं देखने को मिलेगा। तो राम से उससे बैठा नहीं जाता, यानी ये भी भाववाचक हो गया। राम से खाया नहीं जाता, यानी यह भी हो जाएगा। सीता पुस्तक पढ़ती है, अब देखो राम पत्र लिखता है, तो यहाँ पर कर्म कर्तृवाच्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्ता की प्रधानता है। सीता पुस्तक पढ़ती है, यह भी कर्तृवाच्य हो जाएगा। प्रश्न है बहुत सरल, यानी कुल मिला के पहला और दूसरा यही जो ऐसे विकल्प है जिसमें भाववाच्य लिखा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, अभी तक जो है थोड़ा सा ठीक ठाक लगा, यही प्रश्न लगा है, इसी को आपको समझाना है हमें। अब देखिए यहाँ पर अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक का बिल्कुल सत्य है। वर्ण का पंचमा अक्षर, इसको हम पंचमा अक्षर बोलते हैं, जैसे आपका यहाँ पे अंगा, इया, न, न, म, क्योंकि पांचवें नंबर पर, इसलिए पंचमा अक्षर बोलते हैं, अनुनासिक होता है। अनुनासिक का मतलब होता है उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम और मुंह से सांस अधिक निकलती है, यानी ये भी सही है। कुल ना के 1 2 3 ये भी वाला विकल्प तीनों सही है। यानी जिन्होंने तीनों तो लगाया है बहुत अच्छा लगाया है। ठीक है, जिन्होंने नहीं लगाया वो लगा ले,
दोबारा कभी परीक्षा में आए तो इसको याद रखिएगा, गलती ना हो, ठीक। अब ये पठित गद्यांश तो दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आपका अपना नंबर है, अगर इसमें भी गलत कर दिए तो समझ लीजिए कि फिर क्या ही कहने। 21 और 22 कहने मतलब ये कला और जीवन का संबंध अन्योशासित है। कुछ मत पढ़ना है, पहले प्रश्न पढ़ लो फिर इसके बाद उत्तर पढ़ो। कला और जीवन अन्योशासित का तात्पर्य क्या है, बस पहला ही लाइन दे दिया है, कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है। कलाकार, ठीक है, कलाकार कल्पना और यथार्थ का समन्वय कर, ठीक है, यहाँ पर क्या करता है कि समन्वय कर समाज के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलाकार जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित नहीं किया करता, वरन वह आदर्श रूप को भी प्रस्तुत करता है। जीवन में दोनों, देखो अब यहाँ पे क्या है, कला और जीवन, तो यह सीधी सी बात है, जीवन में दोनों उपयोगी है। जीवन में क्या है, दोनों उपयोगी हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे पे क्या है, यह आश्रित है। यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखा है अन्य आश्रित, यानी एक दूसरे, अन्य आश्रित का मतलब क्या है, एक दूसरे पे आश्रित है कला और जीवन, तो यहीं पे आपका अर्थ निकल आया, यहीं पे आपका क्या निकल आया, अर्थ निकल आया, यानी कला और जीवन एक दूसरे पर आश्रित हैं, ठीक है, अलग नहीं है भाई, आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। कौन सी कला श्रेष्ठ मानी जाती है, यहाँ पढ़ लीजिए, कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित, कलाकार कल्पना और यथार्थ का समन्वय कर समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करता है। इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलाकार जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित नहीं करता, वरन वह आदर्श रूप को भी, देखो यहाँ पे यथार्थ जीव को नहीं करता, वरन आदर्श रूप को भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जीवन का कला पर और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद का अर्थात कला के लिए संबंधी विचारों के जीवन में एक उपयोगी कला ही श्रेष्ठकर मानी गई है, ठीक है। तो यहाँ बताना है जो कलावाद पर आधारित हो, जो प्रकृति पर चित्रण करती हो, जो कल्पना पर आधारित हो, जो जीवनोपयोगी हो, अब आपको बताना है पढ़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है। कला हमेशा क्या होता है, देखो कुछ भी होगा ना वो जीवन के उपयोगी होगा तभी वो काम, देखो जैसे पढ़ाई भी है, ये शिक्षा भी आपकी जीवन उपयोगी होती है। अगर आपकी शिक्षा जीवन उपयोगी नहीं है, शिक्षा किसी काम की नहीं है, ठीक। आंसर ये हो गया। आगे देखते हैं, निर्देश दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 23 व 24 को सही विकल्प छाटिए। यानी इसमें पद्यांश के भी दो क्वेश्चन आ गए, गद्यांश थे ही, पद्यांश के भी दो क्वेश्चन इसमें दे दिए गए। यहाँ पर दिया क्या गया है कि श्याम गौर किमि कहो बखानी गिरा अनयन नयन बिनु बानी, यानी यहाँ पे कौन सा रस है, कौन सा भाव है, करुण भाव, ओज भाव, सुकुमार भाव, मधुर भाव। देखिए श्याम गौर किम कहो बखानी, ठीक है, गिरा अनयन नयन बिन पानी, यानी यहाँ पे मधुर भाव है। यहाँ राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण की सुंदरता का वर्णन सीता माँ जो है अपने सखियों से कर रही हैं, यानी यहाँ पे क्या है, मधुर भाव है, ठीक है। यहाँ पर जो है राम और लक्ष्मण की सुंदरता का वर्णन सीता माँ अपने सखियों से कर रही हैं, यानी यहाँ पे यह विकल्प मधुर भाव में जाएगा। ओज कहा जाए, कहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है भाई, ओज में लड़ाई झगड़ा ये सब दिखाया जाता है, वीरता दिखाया जाता है, कहाँ पे दिख रहा है। यह पद्यांश किस कवि का है, चलो यह पद्यांश पूछ लिया, ये तो कठिन प्रश्न है, ये शायद ही आप लोग को कोई मालूम हो। ये कॉमन सेंस अगर लगा लेंगे तो कर ले जाएंगे, कॉमन सेंस अगर लगा लेंगे तो कर, एक कॉमन सेंस वाला प्रश्न है, भैया तुलसीदास का है। अब देखो भैया इसमें सूरदास ने कृष्ण का राम का वर्णन किया नहीं है, प्रेजेंट सा माइंड लगाओ, कुंभन दास भी कृष्ण परंपरा के हैं, नाभादास ने किया नहीं है, तो भैया तुलसीदास ने रामचरितमानस के बाल कांड में इसका वर्णन किया है। रामचरितमानस के बाल कांड में यह जो है, जो है बाल कांड में वर्णन किया, ठीक है, कौन सा, यही वाला कि श्याम गौर किम कहो बखानी गिरा अनयन नयन बिन पानी, ठीक है, यह बाल कांड से संबंधित है। तो रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं, कुल 7 कांड होते हैं, ठीक है।
इसमें भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। रामचरितमानस से भी सबसे बड़ा कांड कौन सा है, हृदय कांड किसे कहा जाता है, और क्या बोलते हैं कलयुग का वर्णन किसमें किया गया है, तमाम प्रकार की चीजें पूछी जाती हैं। ठीक। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? चांदनी चौक द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। सर क्लास में बताइए। चलिए भाई बहुत सिंपल सी बात है, व्यक्तिवाचक। चांदनी चौक क्या है, दिल्ली, दिल्ली गए हैं? ये चांदनी चौक टू चाइना ना पड़े ना। चांदनी चौक दिल्ली गए हैं कभी? दिल्ली में एक स्थान चांदनी चौक, बहुत पुराना जो है वह मार्केट है चांदनी चौक। यहाँ पे पर्टिकुलर नाम दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जी सर। क्लास में। हाँ हाँ। नहीं, उनको फोन किया हूँ तो मोनू को भी आई नहीं है, वो कराना है, हमारा बुक हो गया आज के दिन। हाँ। क्या हुआ? आपकी आवाज फंस रही, फिर से करिए कॉल। चलिए यहाँ पर देखिए, अब व्यक्तिवाचक कहाँ कहाँ होता है, व्यक्तिवाचक कहाँ कहाँ होता है ये देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर क्या होगा, व्यक्तिवाचक कहाँ कहाँ होता है, हम लोग ने व्यक्तिवाचक को बहुत सीमित कर दिया है। पहला है व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम में व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है। देश का नाम, देश का नाम। ठीक है। नदी का नाम, नदी का नाम। पर्वत का नाम। ठीक है। फलों के नाम, नहीं फलों का नाम तो हो जाएगा। ठीक है। पर्वत का नाम हो जाएगा। युद्धों, युद्धों के नाम। ऐतिहासिक स्थलों के नाम, ऐतिहासिक स्थलों के नाम, यानी कहाँ कहाँ होता है, बहुत जगह होता है। हाँ, क्या बोलते हैं, व्यक्ति के नाम, देश के नाम, नदी के नाम, पर्वत का नाम, युद्धों का नाम। ठीक है। जहां पे भी नाम आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। नदी, पर्वत, पहाड़, झील, झीलों के नाम, पुस्तकों के नाम, यानी कुल मिलाकर के बहुत सारी जगह जो है आपका यह होता है। ठीक है। तो यहाँ पर केवल सीमित मत रहिएगा कि केवल व्यक्तिवाचक एक दो जगह होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? सही नहीं है, देखो नहीं प्रश्न बहुत खतरनाक होते हैं। चलिए, सुबुद्धि, असुबुद्धि, आरोह अवरोह, उत्कर्ष अपकर्ष, कीर्ति अपकीर्ति। अब देखो सुबुद्धि का क्या हो जाएगा, सुबुद्धि का दुर्बुद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
दुर्बुद्धि हो जाएगा, दुर्बुद्धि हो जाएगा, ठीक है, दुर्बुद्धि हो जाएगा। तो ये आपका गलत हो गया, तो पहला वाला बाकी आरोह का अवरोह, उत्कर्ष का उत्कर्ष, कीर्ति का कीर्ति बिल्कुल सही है। ये सुबुद्धि का दुर्बुद्धि होता है, ठीक है, सुबुद्धि का दुर्बुद्धि होता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई क्वेश्चन गलत होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, सुमेल कीजिए तलवार, वृक्ष, टेढ़ा, प्रवीण, तरु, वक्र और पटु कृपाण। भाई तलवार का कृपाण होता है, अगर आप एक याद कर लेंगे, ए का डी। अब ए का डी किसमें है, केवल ए का डी, ए का डी एक ही विकल्प में ए का डी दिया हुआ, बाकी किसी में नहीं दिया हुआ है। यानी दो का सी, तो यानी टेढ़ा का वक्र होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे पटु मतलब तरु का वृक्ष होता है, पटु का प्रवीण होता है, यानी आपका डी सी ए बी, यानी आपका यहीं पे देखिए सही हो गया, कहीं आपको भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए, क्लियर हो गया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। देखो, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य, यह रचना के आधार पे वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य की एक पहचान है कि पहला उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहता है, बस यही पकड़ लीजिए, पहला उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहता है, यानी जब तक दोनों पूरा नहीं पढ़ेंगे आपको अर्थ नहीं निकल के आएगा। ये ट्रिक समझ लीजिएगा। ये उसने उसमें न पत्ते थे न फूल थे, यानी यह अपना अर्थ दे रहा है। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पर आता है ये भी नहीं है, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। लेकिन बी विकल्प पढ़िए, बी विकल्प, इसको पढ़िए, जो आपका आंसर होगा खुद ही पढ़िए। मैंने सुना है कि, मैंने सुना है कि के आगे क्या, कुछ नहीं। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर क्या है, ये वाला इस पे क्या है, निर्भर है, निर्भर या आश्रित है, ठीक है, बी विकल्प आपका हो गया। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता, वह में कौन सा कारक है, द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। राधे राधे पुष्पा, लेट हो गई पुष्पा जी, 9 बजे क्लास चलती है, आपसे निवेदन है का थोड़ा टाइम पे आएंगे ना, क्लासेस आपकी मिस नहीं होंगी, इतनी व्याख्या मैं कर देता हूँ। तो वह जो है द्वार द्वार पर, ठीक है, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ना चूंकि बड़ा डाउट है, देखो मांगने के अर्थ में से चतुर्थी होती है, मांगने के अर्थ में या या देने का, दान देने का अर्थ में, हम मांगने का अर्थ नहीं कर सकता, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। यहाँ का जाएगा क्या जाएगा आपका द्वार द्वार, यानी संबंध, वह द्वार है, योजक चिन्ह लगा हुआ है ना। यहाँ मैं एक चीज और समझा दे रहा हूँ अभी आपको, ठीक है, अधिकरण हो जाएगा। यहाँ पर द्वार द्वार यानी इसके आधार पे किया जा रहा है मांगने के अर्थ में, लेकिन यहाँ पर देखिए दान देने के अर्थ में, समझिएगा, दान देने के अर्थ में, दान देने के अर्थ में जो होता है चतुर्थी होती है, चतुर्थी, चतुर्थी यानी संप्रदान होता है, जब दान को चीज दिया जाता है संप्रदान होता है। लेकिन भीख मांगने के अर्थ में वह मांगता है, तो आपके यहाँ पे अधिकरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा। चलेगी, अभी फिलहाल इस पे पढ़ते हो, चलेगी, ऐप पे भी चलेगी, फिलहाल इस पे आप पढ़ते रहिए, ठीक है, इसको अभी ऑफिशियल है, पब्लिक है, पढ़ते रहिए, फिर ऐप पे चलेगी, ठीक है। ऐप पे तो आपको मैं वहां पे प्रैक्टिस कराऊंगा ना, वो सॉरी पूरा थ्योरी लिखवाऊंगा। आयुष्मती, आयुष्मयी, आयुषी, आयुष्मय, आयुष्मयी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आयुष्मान क्या हो जाएगा, आयुष्मती हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई आपको दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि आपको ये दिक्कत यहाँ पर आपकी होने वाली है, ठीक है।
क्लियर हो गया। तो 30 प्रश्न मैंने कराया है। और मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे क्लास का शेड्यूल बता दूं आप लोग जिनको जानकारी ना हो, ठीक है। देखिए यूपी टेट, ठीक है, शेड्यूल, टाइम टेबल, टाइम टेबल, टाइम टेबल, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर जो है पहला 8 से 9 जो है सुबह, सुबह जो है आपका सीडीपी चल रहा है, सीडीपी चल रहा है। 9 से 10 यानी मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ आपको, 9 से 10 मैं आपको क्या कर रहा हूँ, हिंदी पढ़ा रहा हूँ। 10 से 11 आपको संस्कृत चल रही है, ये मैं लिख दिया हूँ इसीलिए आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 9 से 10, 11 से 12 आपका एसएसटी चल रहा है। और इसी 11 से 12 जो है आपका मैथ, यानी जो मैथ वाले होंगे मैथ में चले जाएंगे, और जो एसएसटी वाले होंगे वह एसएसटी में चले जाएंगे। और फिर 12 से 1 जो है, 12 से 1 जो है आपका पर्यावरण चल रहा है, ठीक है। यानी यह पूरा टेट का टाइम टेबल है। तो आप देख लीजिए 8 से 9 सीडीपी, 9 से 10 सुबह में ये बात हो रही है। आप लोग जानकारी ले ली, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सूचनाएं मिलती रहे। आपको मान लीजिए कोई जानकारी भी चाहिए, ठीक है, 96 28 95 92 37 पे कॉल कर लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आज के ही न्यूज़पेपर में निकला हुआ है कि लास्ट मार्च तक आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लीजिए। मैं एक वीडियो बना दूंगा डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, एक मैं वीडियो बना दूंगा डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, ठीक है, इन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लग रहा है। क्लियर हो गया। तो फिलहाल में इतनी सारी बातें हैं। टेट क्यों पास करना है बताने की आवश्यकता नहीं है, कितना महत्वपूर्ण आप सभी के लिए है। आप लोग जो है उम्मीद है इस बार जो है टेट निकाल लेंगे। हमारी पूरी टीम जो है आपके लिए प्रतिबद्ध है। प्रैक्टिस, थ्योरी, टॉपिक वाइज टेस्ट आपका सब कुछ कराया जाएगा, ठीक है। बस आपको 96 28 95 92 37 पर मैसेज या कॉल कर देना, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी कोई भी क्लासेस में कोई दिक्कत हो या कुछ न समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पर आप जाके पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो ये जो है हमारा जो है आप देख सकते हैं पूरी हमारी टीम है। अभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये हमारी पूरी टीम है, ये हमारी पूरी टीम है। नया बैच प्रारंभ है, ये पूरी टीम है जो है। ये मेरे द्वारा हिंदी यहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये पंकज सर है संस्कृत पढ़ाएंगे, पंकज सर जो है संस्कृत पढ़ाएंगे। यहाँ पे देखो पूरी टीम हमारी है, ठीक है। यहाँ जो है सीडीपी जो है आपके क्या बोलते हैं अरुंजय सर है। ये जो साइंस जो है आपके अमित सर है, ठीक है। से मैथ आपका 6 से 8 का जो है बेबी मिश्रा सर है। मैथ के लिए भी, मैथ के लिए जो है नितिन सर है। पर्यावरण के लिए जो है, पर्यावरण के लिए जो है, पर्यावरण के लिए क्या बोलते हैं राहुल सर है। साथ ही साथ एसएसटी के लिए लवन्या मैम है, जो कि आपको 11 से 12 पढ़ा रही है। ये हमारी पूरी टीम है जो कि अनुभवी है, एक्सपीरियंस है, और काफ़ी इन्होंने स्टडी कर रखा है टेट के पेपर को लेकर के, ठीक है। तो ये हमारी पूरी टीम है जो कि आपको 1 से 5 और 6 से 8 जिस भी के लिए आप चाहते हैं, ठीक है, एकदम प्रतिबद्ध है। तो आप देख सकते हैं, कोई जानकारी चाहिए तो आप जो है सीधे मैसेज कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप लोग जो है एकदम मन लगा के तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए। 2 3 4 जुलाई को ही पेपर है, समय नहीं है, पढ़ लीजिए। टेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है। चलिए तो बाकी बातें फिर होती रहेंगी, इसके बाद संस्कृत क्लास चलेगा। आज इतना ही, धन्यवाद।